हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। तो आज उसी के ही बचे हुए पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कई मामलों में कैसे होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि मनुष्यों में, पौधों में और जो पशु पक्षी होते हैं पशुओं में क्या करते हैं, डिजीज, बीमारियां पैदा करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, जो बीमारियां पैदा करते हैं, जिन सूक्ष्म जीवों के कारण बीमारियां होती हैं, ठीक है, बीमारियां उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस, रोगजनक कहलाते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है रोगजनक। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। ठीक है, तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खाने को खराब करते हैं। ठीक है, भोजन को खराब करते हैं। स्पॉइल मतलब खराब करना। ठीक है, कपड़ों को खराब करते हैं और जो लेदर होता है, चमड़ा होता है, उसे भी खराब करते हैं। तो इसमें हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बताया गया है। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों में, पौधों में, पशुओं में बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, और जो बीमारियां, जिनके कारण बीमारियां होती हैं, रोग लगते हैं, उन्हें क्या, उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। और जो कुछ एक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? खाने को, कपड़ों को और जो चमड़े वगैरह होते हैं इन्हें क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। उनके वजह से ये खराब होते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो इनकी और जो हार्मफुल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, हानिकारक जो इनकी क्रियाएं हैं उनके बारे में और हम जान लेते हैं, स्टडी करेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। मनुष्यों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम देखते हैं, जान लेते हैं कि पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो रोगजनक होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। और वो किसके द्वारा एंटर करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं और जब हम खाना खाते हैं, तो इनके जरिए जो पैथोजेंस होते हैं, रोगजनक होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। They can also get transmitted by direct connect with an infected person or carried by an animal। ये क्या होते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो संक्रमित जो पर्सन होते हैं, और कैरिड बाय एन एनिमल, और जो पशु होते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन हो या इन्फेक्टेड जो एनिमल होते हैं, उनसे क्या करते हैं? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आके, ट्रांसमिटेड का मतलब प्रसारित होना। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या होते हैं? प्रसारित होते हैं। तो दोबारा देखते हैं इसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं, उनके ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आके, ये सीधे उनके संपर्क में आके प्रसारित होते हैं। ठीक है, प्रसारित होना मतलब फैल जाना, है ना। फिर इसमें आगे देखते हैं, माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। तो ये जो माइक्रोबियल डिजीज होती है, सूक्ष्म जीवों से जो बीमारियां होती हैं, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम, है ना, ये काय से फैलती है, किससे फैलती है? ये जो एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जो संक्रमित जो पर्सन होते हैं, ठीक है, मनुष्य जो होते हैं संक्रमित, उनसे ये फैलती है। कैसे फैलती है? टू अ हेल्दी पर्सन, है ना, जो संक्रमित पर्सन है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है, उससे ये जो हेल्दी पर्सन होते हैं, ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य है, उसमें ये फैल जाते हैं।
क्या जो माइक्रोबियल डिजीजेस होती हैं, जो सूक्ष्म जीवों से जो बीमारियां होती हैं, ये उन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, फैल जाती है, उन्हें भी क्या कर देती है, संक्रमित कर देती है। और कैसे संक्रमित करती है, किसके द्वारा? थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड और फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, हवा के जरिए, पानी के जरिए, भोजन के जरिए और फिजिकल कांटेक्ट के जरिए, ठीक है। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन कहीं पर मतलब बैठा है, ठीक है, कहीं वो मौजूद है ना, तो उस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, उसके आसपास क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है ना, माइक्रोबियल जो डिजीज पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, तो वो वहाँ मौजूद होंगे, है ना, उस इन्फेक्टेड पर्सन में मौजूद होंगे। तो उसके पास में अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, कोई स्वस्थ अगर कोई पर्सन वहाँ खड़ा है, तो उस पर्सन में वो चला जाएगा, है ना, उस इन्फेक्टेड पर्सन से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, डिजीज जो कॉज करते हैं, जिनके कारण जो डिजीज होती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाएंगे, हेल्दी पर्सन में वो चले जाएंगे। और वो किसके द्वारा चले जाएंगे? उनके लिए क्या जरिया होगा? हवा से, पानी से, खाने से और फिजिकल कांटेक्ट से वो उसमें चले जाएंगे। तो आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, मतलब कि संक्रामक बीमारियां कहते हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, और मतलब वहीं एक रोगी व्यक्ति खड़ा है और वहीं पर एक स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है, तो उनमें आपस में वो जो इन्फेक्टेड जो पर्सन होगा उससे क्या होंगे, जो सूक्ष्म जीव है हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे, हवा से, पानी से, खाने से, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से। तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगी, है ना, ये क्या कहलाएगी? कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? संक्रामक बीमारियां कहेंगे, जो स्प्रेड होती है, ठीक है। स्प्रेड जो बीमारियां होती हैं वो क्या कहलाएंगी? संक्रामक, कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रामक बीमारियां कहलाएंगी। तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, जो जुकाम वगैरह, सर्दी, चिकन पॉक्स हो गया, है ना, माता निकलती है वो, एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो खांसी, जुकाम वगैरह जो होते हैं, ये क्या है, किसके उदाहरण है? ये माइक्रोबियल डिजीज के उदाहरण है, ये कम्युनिकेबल डिजीज के उदाहरण है, संक्रामक बीमारियों के ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस एंड आर स्प्रेड इन द एयर। तो जो पर्सन, ठीक है, जो पर्सन बीमार है ना, सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, है ना, जैसे कि उसे सर्दी है ना, छींके वगैरह आ रही हैं, तो क्या होगा कि फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, तो नमी में, मॉइस्चर में, नमी में जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगी, जो छोटे छोटी बूंदे होंगी, है ना, कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। वो क्या होंगी कि उनमें क्या होंगे? वायरस होंगे, ठीक है, हजारों की संख्या में वायरस होंगे, उसमें विषाणु होंगे, और फिर वो किस में फैल जाएंगे? स्प्रेड इन द एयर, हवा में वो फैल जाएंगे। कोई बीमार व्यक्ति है जिसे जुकाम है ना, सर्दी है, जिसे छींके आ रही हैं, तो जो नमी जो है, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर में जो छोटी छोटी बूंदे हैं, है ना, उससे क्या होंगे कि हजारों की संख्या में, थाउजेंड ऑफ वायरसेस जो हैं, विषाणु जो हैं, वो हवा में फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और ये जो वायरस जो होते हैं, ये जो हेल्दी पर्सन अगर वहाँ मौजूद है ना, तो क्या होंगे कि एटमॉस्फेयर में वो चले गए, फैल गए, है ना, वायरस जो हैं, तो फिर वहाँ अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ खड़ा है, स्वस्थ व्यक्ति वहाँ कोई खड़ा है, तो क्या होगा कि वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। जब वो सांस लेगा, है ना, तो सांस के जरिए उसमें वो वायरस
एंटर कर जाएंगे, किसमें, जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी बॉडी में, एंड कॉज इन्फेक्शन, और फिर क्या करेंगे, वो इन्फेक्शन बनाएंगे, इन्फेक्शन पैदा करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा। तो समझ में आया कि कोई पर्सन है, ठीक है, जिसे क्या है, कोल्ड है, ठीक है, जुकाम है, छींकें आ रही हैं, तो जो छोटी छोटी बूंदें हैं, जो नमी के अंदर, मॉइस्चर के अंदर जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ठीक है, उससे क्या होंगे, हजारों की संख्या में क्या होंगे, वायरस निकलेंगे, है ना, विषाणु होंगे। वो विषाणु क्या होंगे, हवा के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, है ना। फिर वहां पर अगर कोई हेल्दी पर्सन मौजूद है ना, तो उसके अंदर ये वायरस क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे, है ना, प्रवेश कर जाएंगे, और किसके जरिए, ब्रीदिंग के जरिए, ठीक है। जब वो हेल्दी पर्सन क्या होगा कि जब ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा, तो श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होगा, उसके अंदर वो वायरस एंटर कर जाएंगे, और एंटर करने के बाद में क्या होगा, उसको संक्रमित कर देंगे, है ना, उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देंगे, उसे संक्रमित कर देंगे उस हेल्दी पर्सन को। तो इसमें आगे देखते हैं, These are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes, ठीक है। तो जो कुछ कीटों में और कुछ एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं कि, तो कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, कुछ कीट वगैरह जो हैं, एंड एनिमल्स, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स में कुछ जो एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, है ना, ये माइक्रोब्स एक मतलब वाहक का काम करते हैं, ठीक है। कैरियर्स का मतलब वाहक का काम करते हैं, मतलब बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर उनके अंदर क्या करते हैं, ऑफ डिजीज कॉजिंग, ठीक है, और क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो क्या होता है कि, तो एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में जिन माइक्रोब्स के कारण बीमारियां होती हैं, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, कैरियर्स का काम करते हैं, कैरियर्स की तरह वो एक्ट करते हैं, मतलब वाहक की तरह क्रिया करते हैं, काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, ठीक है। जो घरेलू मक्खी होती है वो क्या है, एक तरह की कैरियर है, वाहक है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, है ना। तो ये जो मक्खियाँ होती हैं, ये कचरों के ऊपर, और जो एनिमल एक्सक्रेटा होते हैं, ठीक है, पशुओं से जो अपशिष्ट निकला होता है, उन पर क्या करती हैं ये मक्खियाँ, बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, ठीक है। तो पैथोजेंस जो होते हैं, रोग वाहक जो होते हैं, वो बॉडीज के चिपक जाते हैं, ठीक है। पैथोजेंस मतलब जो रोगजनक होते हैं, ठीक है, जो रोगजनक माइक्रोब्स जो होते हैं वो बॉडी के चिपक जाते हैं। स्टिक मतलब चिपकना। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस, है ना। तब ये जब फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, ये बिना ढके हुए खाने पर बैठती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये पैथोजेंस को, जो रोगजनक जो होते हैं, उन्हें ये इसमें ट्रांसफर कर देती हैं। पहले ये गंदगी में बैठी, ठीक है, कचरे वगैरह में ये बैठी, फिर उसके बाद में ये जब अनकवर्ड फूड होता है, बिना ढका हुआ जब खाना होता है, उसके ऊपर बैठ के ये पैथोजेंस को उसमें ट्रांसफर कर देती हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. तो कोई अगर इस दूषित भोजन को, ठीक है, इस खराब खाने को खाएगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। कंटामिनेटेड फूड का मतलब दूषित भोजन, ठीक है। क्या हुआ कि जो फ्लाइज है वो क्या करी कि पैथोजेंस को ट्रांसफर कर दिया अनकवर्ड फूड में, तो उससे क्या हुआ कि वो खाना क्या हो गया, दूषित हो गया। और जब उस दूषित खाने को खाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, खाने से बीमार हो जाएंगे, गेट सिक, ठीक है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो ये हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढके हुए रखना चाहिए, फूड को कवर्ड रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। तो जो अनकवर्ड फूड आइटम्स होते हैं, बिना ढका हुआ जो खाना होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए, उसे काम में नहीं लेना चाहिए। कंज्यूमिंग मतलब काम में लेना।
तो उसे अनकवर्ड फूड आइटम को काम में नहीं लेना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो क्या करती है, कैरियर का काम करती है और वाहक का काम करती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो मलेरिया के पैरासाइट हैं, ठीक है, मलेरिया के जो परजीवी हैं उनका ये कैरियर का काम करती है, उनके लिए ये वाहक का काम करती है और उस पैरासाइट का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो भी कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है और वो क्या करती है कि जो पैरासाइट है मलेरिया के, है ना, मलेरिया के जो परजीवी हैं प्लाज्मोडियम, उनको क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स आर कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, तो जो फीमेल मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो है ना, मादा एडिस मच्छर जो है वो भी क्या करती है, कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है और वो क्या करती है, ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू का जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसके लिए वो कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो तो मलेरिया के पैरासाइट के लिए कैरियर का काम करती है, प्लाज्मोडियम के लिए, और जो मादा एडिस मच्छर जो है वो किसके लिए काम करती है, कैरियर का, वाहक का, जो डेंगू वायरस होता है उसके लिए। ठीक है, डेंगू के जो विषाणु होते हैं उनके लिए ये कैरियर का काम करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो हम जो मलेरिया और जो डेंगू डिजीज जो है, बीमारियां फैलती हैं, उन पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। तो सारे मच्छर क्या करते हैं, पानी में प्रजनन करते हैं। ठीक है, उनमें जो जनन क्रिया है वो पानी के अंदर होती है, ब्रीड करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पानी को एकत्रित नहीं होने देने चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए कहीं पर भी, है ना। एनीवेयर का मतलब कहीं पर भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कूलर में हो गया, टायर हो गया, जो फ्लावर पॉट गमले वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो मच्छर होते हैं सारे वो पानी के अंदर ही ब्रीड करते हैं। ठीक है, बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हमने हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ अगर हमने सफाई रखी और हमने क्या किया कि मतलब अगर पानी को इकट्ठे नहीं होने दिया, चारों तरफ से अगर सूखा रखा, ठीक है, सराउंडिंग्स को, तो क्या होगा कि वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम मच्छरों को क्या करेंगे, ब्रीडिंग करने से रोक सकेंगे। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं इसे कि सारे मच्छर क्या करते हैं, पानी में ब्रीड करते हैं। तो अगर हमने हमारे चारों तरफ पानी को अगर इकट्ठा नहीं होने दिया, है ना, जैसे कूलर वगैरह है, टायर है, फ्लावर पॉट वगैरह है, इनमें अगर पानी इकट्ठा नहीं होने दिया और हमारे सराउंडिंग को हमने सूखा रखा, है ना, ड्राई रखा और क्लीन रखा, साफ रखा, तो क्या होगा कि मॉस्किटो क्या होंगे, ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो इस पर क्या हम रोक लगा पाएंगे, है ना, इनकी ब्रीडिंग में। तो आगे देखते हैं, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए जिसके अंदर जो स्प्रेड करने वाले जो तो स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसे कैसे रोक सकते हैं, तो इसकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि
ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया जिन कारणों से फैल रहा है ना, तो और उसे रोकने के लिए क्या क्या मतलब तरीके अपनाए जाने चाहिए, है ना। तो उन तरीकों के लिए क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि मलेरिया को फैलने से कैसे रोका जाए। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, ये एक टेबल है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस टेबल को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, पिछले वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है अच्छे से, पहले के जो वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस टेबल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, तो इसके बारे में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आगे इसमें देखते हैं, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। तो अभी हमने ये जो टेबल दिखाई मैंने आपको, तो इस टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके बारे में पहले से ही मैं बता चुकी हूँ। पहले के जो वीडियो हैं उनमें जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो कॉमन डिजीज जो होती हैं, सामान्य बीमारियां जो होती हैं मनुष्यों में, और उनके अंदर जो ट्रांसमिशन का जो मोड है, जो संक्रमण का जो फैलने का तरीका जो है संक्रमण का, है ना, और कुछ जो जनरल मेथड्स है प्रिवेंशन के, वो सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं टेबल के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किस कारण से बीमारियां फैलाते हैं, वो हम देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ मनुष्यों में और पौधों में ही बीमारियां नहीं पैदा करते हैं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, पशुओं में भी वो बीमारियां पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जो एंथ्रेक्स नाम की जो डिजीज है, बीमारी है, इज अ डेंजरस ह्यूमन। ठीक है, ये खतरनाक है ह्यूमन के लिए, और जो कैटल हैं, जो पशु वगैरह हैं, उनके लिए ये बीमारी कैसी है, डेंजरस है, कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम के कारण होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और जो फुट एंड माउथ डिजीज है, ठीक है, जो खुरपका और जो मुंह पका बीमारी जो है, ठीक है, कैटल के अंदर जो होती है, पशुओं में क्या होती है कि खुरपका मुंह पका बीमारी होती है, वो किसके कारण होती है, कॉज्ड बाय अ वायरस, विषाणु के कारण होती है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। पौधों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो बीमारियां होती हैं देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि गेहूं में, चावल में, ठीक है, आलू वगैरह है, गन्ना है, संतरे हैं, सेब है, और सेब वगैरह और दूसरे जो होते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो किनके कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। तो ये कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो बीमारियां क्या करती हैं, जो फसलें हैं उनको खराब कर देती है, रिड्यूस कर देती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज। तो टेबल दी हुई है जिसमें कुछ पौधों की बीमारियों के बारे में बताया हुआ है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो इन बीमारियों को, जो पौधे में जो बीमारियां होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का, रसायनों का यूज किया जाता है। ठीक है,
उन बीमारियों के जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल्स का, रसायनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसमें, जो पौधे होते हैं जो जिनके अंदर क्या है, डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, ठीक है, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनके जो माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, रसायनों का यूज़ किया जाता है। तो आप ये देखिएगा, ये जो टेबल है, सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस टेबल को, जो पिछले जो वीडियो है उनमें इस टेबल को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, इसके बारे में समझाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में ये वीडियो आप देख सकते हैं, है ना, इस टेबल को उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पिछले वीडियो है उनकी जो प्लेलिस्ट है उसमें इसे देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं फूड पॉइजनिंग। बूजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ठीक है, बूजो नाम का जो स्टूडेंट है वो इन्वाइटेड था अपने फ्रेंड की पार्टी में। ठीक है, तो मतलब कि उसके फ्रेंड ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया था, इनवाइट किया था। तब क्या हुआ कि एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, तो उसने वहाँ पे क्या किया, अलग अलग तरह का खाना खाया। एंड रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। तो घर पहुँचने के बाद में उसे क्या हुआ, वॉमिट हुई, है ना, उल्टियाँ होनी शुरू हुई और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो वॉमिट वगैरह हो रही है इसे, वो किसकी वजह से हो रही है, फूड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है ना, खाना जब जहरीला बन जाता है, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाती है खाने के अंदर, तो क्या होगा कि उससे बीमार हो जाते हैं, वॉमिट वगैरह होती है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को खराब करते हैं। ठीक है, तो खाने को क्या करते हैं, खाने में मिलकर, ठीक है, खाने के संपर्क में आके, है ना, वो क्या करते हैं, खाने को खराब करते हैं, जिससे क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। खाना क्या हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाता है, जहरीला हो जाता है। समझ में आया कि क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग जो होती है वो किस वजह से होती है, जो कुछ एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, खाने के संपर्क में आके, ठीक है, भोजन में वो मिलके क्या करते हैं, उसे संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वो उसे जहरीला बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि फूड पॉइजनिंग वो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, खाने के अंदर ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना, समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वो टॉक्सिक जो जहरीले जो तत्व होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जहरीले तत्व वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाने में मिलके, ठीक है, खाने के अंदर मिलके वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, जहरीले जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उससे क्या होगा, खाना खराब होगा। ठीक है, फूड स्पॉइल्ड होगा। ठीक है, खाना खराब होने के बाद में क्या होगा, उसमें फूड पॉइजनिंग होगी, है ना, उसमें क्या होगी, उससे फूड पॉइजनिंग होगी। उस खाने को अगर यूज़ में लिया जाए तो उससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। फूड पॉइजनिंग होगी तो वॉमिट वगैरह जैसी क्या होंगे, मतलब बीमार होंगे, वॉमिट वगैरह होगी, है ना। तो ये सारी प्रोसेस होती है इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, तो क्या होंगी, डिजीजेज होंगी। ठीक है, फिर आगे इसमें देखते हैं, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो क्या होगा कि ये खाने को पॉइजनस बनाएंगे, ठीक है, जहरीला बनाएंगे। फिर उससे क्या होगा, सीरियस बीमारियां होंगी, है ना, गंभीर रोग होंगे इससे। ठीक है, और क्या होगा कि मृत्यु भी
हो सकती हैं, ठीक है, इवन डेथ, है ना। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, कि क्या होगा कि ये खाने को, भोजन को क्या करेंगे, पॉइजनस करेंगे, जहरीला बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि गंभीर बीमारियां होंगी और इससे क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि वी प्रिजर्व फूड, है ना, खाने को संरक्षित किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, है ना। और क्या क्या करना चाहिए, फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, और खाने को खराब होने से रोका जाए, है ना, उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे संरक्षित किया जाए और उसे खराब होने से रोका जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, जो भोजन है, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब भोजन का संरक्षण, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ चुके हैं कि जो मेथड यूज में लिया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए और फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, वो हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, तो घर में फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे संरक्षित करना चाहिए। जो पका हुआ भोजन जो होता है, कुक्ड फूड जो होता है, उसे घर में हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसे संरक्षित कर सकते हैं। तो देखते हैं, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस, ठीक है। जो बची हुई जो ब्रेड होती है, ठीक है, जो अनयूज्ड जो ब्रेड होती है, वो क्या करती है कि नमी जब होती है तो नमी के संपर्क में आकर उसमें क्या हो जाते हैं कि अटैक्ड बाय फंगस, जो फंगस होती है वो उस पे मतलब लग जाती है, ठीक है। फंगस का मतलब क्या होती है, काई। तो फंगस का मतलब होता है कवक, जिसे हम काई भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है कि जो ब्रेड होती है वो नमी के, अगर उसमें अगर नमी आ जाए, है ना, अनयूज्ड जो ब्रेड है उसमें अगर नमी आ जाए तो क्या होगा, उस पे कवक जो है, फंगस जो है वो लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे भोजन को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। तो जो खराब भोजन जो है उससे क्या होगा, बैड स्मेल रिलीज होगी, जो दुर्गंध है वो निकलती है खराब भोजन से, एंड हैज अ बैड टेस्ट, और उसका जो टेस्ट है, ठीक है, उसका स्वाद भी कैसा होता है, खराब हो जाता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी बदल जाता है, ठीक है। जो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, तो खाने के अंदर क्या होती है, दुर्गंध पैदा होती है ना। उसका जो स्वाद होता है वो भी खराब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो खाना खराब होता है ये किसकी वजह से होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, इसके अंदर अभिक्रियाएं जो होती हैं, उसकी वजह से खाना खराब होना शुरू हो जाता है। फिर इसमें आगे देखते हैं, पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली नाम की जो स्टूडेंट है वो क्या करती है, कुछ मैंगोज लेके आती है, ठीक है, कुछ आम लेके आती है और उन्हें कुछ दिनों के लिए वो नहीं खाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड। फिर कुछ दिनों बाद में जब उसने देखा कि वो जो मैंगो हैं वो खराब हो गए हैं, ठीक है, उसने क्या पाया, वो कुछ मैंगोज लेके आई, कुछ आम लेके आई, उन्हें क्या किया, उसने थोड़े दिन तक नहीं खाई उन्हें, ठीक है। फिर उन्हें थोड़े दिन तक नहीं खाई और उसके बाद में जब उसने देखा तो वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। एंड रोटन, ठीक है, वो खराब हो गए थे और सड़ चुके थे। रोटन मतलब सड़ना, ठीक है। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज कंफ्यूज्ड। पर उसने देखा कि जो आम का जो अचार है जो उसकी दादी माँ ने बनाया था वो क्या हुआ, खराब नहीं हुआ है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। पहेली ने क्या किया कि ये मान लो कि एक तरह की एक्टिविटी है,
तो पहली नाम की स्टूडेंट कुछ मैंगोज लेके आती है, उसे वो थोड़े दिन तक नहीं खाती है। फिर उसने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा कि थोड़े टाइम बाद में वो जो मैंगो होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं। फिर उसने ये देखा कि उसकी जो दादी माँ है उन्होंने जो आम का अचार बनाया है वो तो खराब नहीं हुआ है, वो तो लंबे टाइम तक मतलब है जैसे ही बना हुआ है। तो वो शी इज कंफ्यूज्ड, तो वो क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। ठीक है, तो जो कॉमन मेथड जो होते हैं, जो सामान्य जो तरीके होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमारे घरों में, उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, खाने को बचा सकते हैं अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हम खाने को बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं, प्रिजर्व करके। ठीक है, प्रिजर्विंग करके। तो आगे इसमें देखते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism। जो नमक होते हैं और जो एडिबल ऑयल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉमन केमिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, सामान्य रसायन होते हैं ये। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके के केमिकल होते हैं। जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनका यूज किस में किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, उनमें वृद्धि हो रही है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए साल्ट है, एडिबल ऑयल है, इनका यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉमन केमिकल्स होते हैं। ठीक है, रसायन होते हैं सामान्य ये। आगे इसमें देखते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, और इसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, परिरक्षी कहा जाता है। मतलब कि जो संरक्षण का काम करते हैं। ठीक है, तो परिरक्षी कहा जाता है प्रिजर्वेटिव्स। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम जो अचार वगैरह होते हैं ना, अचार के अंदर अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम साल्ट या फिर एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, उसमें सूक्ष्म जीव अटैक नहीं करें। ठीक है, उसमें सूक्ष्म जीव एंटर नहीं करें अचार के अंदर। उसके लिए हम साल्ट है, एसिड है, इसे यूज में लेते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, परिरक्षी के रूप में। ठीक है, और किसके लिए, पिकल टू प्रिवेंट, है ना, पिकल को प्रिवेंट करने के लिए, संरक्षण के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है, ये क्या है, सामान्य प्रिजर्वेटिव्स हैं, सामान्य परिरक्षी है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। और इनका यूज जैम्स में भी किया जाता है। और जो स्क्वैशेस होते हैं, ठीक है, शरबत वगैरह जो होते हैं, शरबत, इनके अंदर ये मतलब खराब हो रहे हैं कि नहीं, स्पॉइल हो रहे हैं कि नहीं, उसे चेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। किनका, जो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ना, इनका किसमें यूज करते हैं, जो जैम वगैरह है, शरबत वगैरह है, वो खराब हो रहे हैं कि नहीं, उसे चेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। ठीक है, तो जो नमक जो होता है उसका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव मीट में और फिश वगैरह जो होते हैं। ठीक है, मांस मछली को प्रिजर्व करने के लिए नमक का यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मांस मच्छी जो होती हैं उन्हें जो ड्राई साल्ट जो होती है, ठीक है, सूखा जो नमक होता है, उससे उसे ढका जाता है, उसे कवर्ड किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को चेक करने के लिए मांस है, मछलियां जो है, इन्हें ड्राई साल्ट से कवर्ड किया जाता है, ढका जाता है। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज,
टेमेरिंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो नमक होता है इसका किस में यूज किया जाता है? टू प्रिजर्व आंवला। ठीक है, आंवले को प्रिजर्व करने के लिए रो मैंगोज जो होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, ठीक है, टेमेरिंड जो इमली वगैरह इमलियां होती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, तो इनके लिए भी नमक का एज अ प्रिजर्वेटिव यूज में लिया जाता है इसे। ठीक है, इनके प्रिजर्वेशन के लिए नमक को यूज में लिया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ठीक है, शुगर से कैसे करेंगे? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। ठीक है, जैम्स है, जेलीज है, जो शरबत वगैरह है, ये भी किससे प्रिजर्व होते हैं? शुगर के द्वारा प्रिजर्व होते हैं, चीनी के द्वारा प्रिजर्व होते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर content which inhibits the growth of bacteria which spoil food। ठीक है, तो चीनी जो होती है वो मॉइस्चर कंटेंट जो होते हैं, ठीक है, नमी पैदा करने वाले जो कंटेंट होते हैं उन्हें रिड्यूस करती है, उन्हें निकालती है। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, जो कि क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बैक्टीरिया की वृद्धि को क्या करती है? रोकती है। और विच स्पॉइल फूड, और खाने को, भोजन को खराब होने से रोकती है। तो चीनी का क्या काम हुआ? शुगर क्या करती है? जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, जो नमी पैदा करने वाले कंटेंट होते हैं, उन्हें रिड्यूस करती है, उन्हें निकालती है। और क्या करती है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसे रोकती है और खाने को खराब होने से रोकती है। तो शुगर का इस तरह से यूज होता है प्रिजर्वेशन के रूप में। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऑयल है, विनेगर है, इसे किस में यूज में लिया जाता है? अचार में। ठीक है, अचार को खराब होने से रोकने के लिए, अचार को प्रिवेंट करने के लिए ऑयल और विनेगर का यूज होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में जीवित नहीं रहते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, सब्जियां हो गई, जो फल फ्रूट हो गए, मांस मछलियां जो हो गई, उन्हें भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। इस तरीके से इन्हें भी क्या किया जाता है? इनका भी प्रिजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं? दूध को बॉईल करती हैं, गर्म करती हैं। ठीक है, बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। ठीक है, वो जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसे स्टोर करने से पहले, उसे यूज में लेने से पहले हमारी मदर क्या करती हैं? दूध को बॉईल करती हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उबालने से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉइलिंग से मरते हैं। ठीक है, उबालने से मरते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सामान्य तौर पे हमारे खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, फ्रीज में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कम तापमान होता है, वो क्या करता है? जो माइक्रोब्स वृद्धि कर रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? सामान्य तौर पे हम सिमिलरली क्या करते हैं? हम जो हमारा खाना होता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। और क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे, ठीक है, कम तापमान पर क्या होता है कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है, पास्चुरीकृत जो दूध होता है, उसे हम, है ना, बिना बॉईल करे हुए भी यूज में ले सकते हैं, अगर वो क्या है? फ्री फ्रॉम
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं हैं, ठीक है, हानिकारक उसमें सूक्ष्म जीव नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसे हम बिना बॉईल करे हुए भी यूज में ले सकते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। ठीक है, जो गर्म दूध है, ठीक है, जिसे 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 to 30 सेकेंड, है ना, 15 से 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। ठीक है, तो जो दूध है उसे हम 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे, चिल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, और क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उसे हम स्टोर कर लेंगे, रख देंगे। ठीक है, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसे रोकने के लिए किया जाता है। जो मिल्क होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं। और ये सब क्यों किया जाता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसे रोकने के लिए। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा खोजी गई, जो लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये प्रोसेस जो होती है, ये प्रक्रिया जो है, इसकी खोज की गई। इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पास्चराइजेशन कहलाता है, पास्चुरीकरण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो आजकल क्या किया जा रहा है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और जो सब्जियां होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, एयर टाइट पैकेट के अंदर सील करके बेचा जा रहा है। ठीक है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, पहले ही जो माइक्रोब्स के अटैक से उन्हें प्रिवेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, माइक्रोब के अटैक से उसे प्रिवेंट करके, किसे, जो ड्राई फ्रूट वगैरह होती हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हें प्रिवेंट करके और एयर टाइट पैकेट के अंदर उन्हें सील करके बेचा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें देखते हैं हम, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। तो हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरियम है राइजोबियम, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना, किसमें, क्लास 7th में, 6th में और क्लास 7th में। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेज। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये किसमें होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उस पल्सेस वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की उसमें क्रिया होती है। रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो जो राइजोबियम होते हैं वो किस में रहते हैं, जो जड़ें होती हैं, जड़ों की जो गांठें होती हैं, और किसकी, जो लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उन जड़ों की गांठों में क्या होते हैं, राइजोबियम रहते हैं। ठीक है, सच एज बीन्स एंड पीज, जैसे कि जो बीन्स होते हैं, जो पीज होते हैं, उनके अंदर जो बीन्स मतलब फलियां, पीज मतलब मटर। ठीक है, तो मटर है, जैसे फलियां हैं इनके अंदर। तो ये क्या है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, उनकी जड़ों में क्या होती हैं, गांठें होती हैं, और उन गांठों में क्या होते हैं, राइजोबियम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि, और जो कौन कौन से उदाहरण बताए हुए हैं कि सच एज बीन्स एंड पीज, है ना, जैसे कि फलियां हो गई, मटर वगैरह हो गए, तो इनकी जड़ों में। ठीक है, विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीवी संबंध होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है
वो हमें किससे मिलती है? जब एक्शन ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, उससे नाइट्रोजन निकलती है ना, और वो नाइट्रोजन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। पर क्या आप जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है इन द एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या है, लगातार स्थिर है, बनी हुई है ना। तो क्या आप जानते हैं कि वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है वो लगातार स्थिर होती है, लगातार बनी हुई होती है, कांस्टेंट होती है। यू मे वंडर हाउ, तो ये कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसे हम दूसरे सेक्शन में समझेंगे। तो ये एक फिगर दिया हुआ है, रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट है और ये इसकी रूट है, रूट के अंदर क्या है, गांठें हैं, और इन गांठों में क्या होते हैं, राइजोबियम होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, इसका मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, है ना। उसमें इस साइकिल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाया गया है इस चार्ट के ज़रिए, है ना। इस फ्लो डायग्राम के ज़रिए मैंने उसमें आपको अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया है। जो मेरी जो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये यहीं ख़त्म होता है ना। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।